Good evening, all of you. You are most welcome in our class of microbiology. You are most welcome our channel डॉक्टर अखिलेश शर्मा. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर. बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते कौन है. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस वो जीवाणु जिनकी स्ट्रक्चर 10 की पावर -6 म्यू से कम होती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले आता है बेटा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या दूसरे शब्दों के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं. यूनिसेल्यूलर मींस सिंगल सेल के बने होते हैं. A single cell does all the essential functions like growth, metabolism and reproduction. ये अकेली सेल, ये सिंगल सेल सारे काम करती है. रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये तीनों काम कौन करती है बेटा? ये यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल. तो हमारे बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं जिनको यूनिसेल्यूलर बोला जाता है, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म सारे ये काम करते हैं. जब साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं हम, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी साइज की होती है. बैक्टीरिया की जो लंबाई होती है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमारा बैक्टीरिया 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और 0.22 1.5 mm, 0.22 1.5 mm इन डायमीटर, ये इसका डायमीटर हो सकता है बेटी. ये चीज आपके समझ में आई? डायमीटर हो सकता है. Using a microscope we can see the bacteria. बैक्टीरिया हम माइक्रोस्कोप, जिसके इंस्ट्रूमेंट जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं. माइक्रोस्कोप का फाउंडर कौन है? हमने कल डिस्कशन किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. ही इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनको देख सकते हैं. ये इनकी साइज है बेटा 0.22 1.5 mm इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. द वर्ड बैक्टीरिया इज द प्लूरल ऑफ द बैक्टीरियम. जो बैक्टीरिया वर्ड है, ये बैक्टीरियम का प्लूरल है. मींस बैक्टीरियम मींस एक, बैक्टीरिया मींस बहुत सारे. समझ में आए बेटी? बैक्टीरियम मींस सिंगल और बैक्टीरिया मींस बहुत सारे. जब हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसके जब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले शेप्स एंड क्लासिफिकेशन, किस किस शेप के होते हैं और क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है. तो सबसे पहले शेप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. क्या चीज जब हम डिस्कशन करते हैं, तो इसके अंदर हम पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो. हाँ बेटा सुनो, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी चीजों के फाइंड आउट किए थे. जैसे लुईस पाश्चर है हमारे, लुईस पाश्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है. माइक्रोस्कोपी के फादर एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक है. लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन भी किया था. रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया था. रॉबर्ट कोच फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है. बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच. ROBERT KOCH. रॉबर्ट कोच इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. ऐसे एक पर्सन ने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट किया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए. अब बेटा जब हम इनकी शेप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, शेप्स एंड क्लासिफिकेशन, शेप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मींस हम बैक्टीरिया की शेप्स और क्लासिफिकेशन पर जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आता है कोक्काई. पहला तो होता है हमारा कोक्काई. दूसरा होता है हमारा बेसिलाई, BACILLI, बेसिलाई. तीसरा हमारा क्या होता है बेटा? स्पाइरिला, SPIRILLA, स्पाइरिला. चौथा क्या होता है बेटा? हमारा विब्रियो. ठीक है बेटा. पांचवा क्या होगा? स्पाइरोकीट्स. पांचवा क्या होगा? SPIROCHAETS, स्पाइरोकीट्स. और जो छठवा हमारा होता है बेटा माइकोप्लाज्म्स. माइकोप्लाज्म बेटा ये एक बेसिक माइक्रोबायोलॉजी है, जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा. CHAETES, जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा. कई लोग BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, BSc MSc सारे कोर्सेज कर लेते हैं. मेडिकल के भी बच्चे वो कोर्स कर लेते हैं. उनको ये नहीं पता होता कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है. कई बच्चों को नहीं पता होता. अरे आपको हायर नॉलेज है,
हायर किताबें पढ़िए, लेकिन बेस भी तो पढ़ना जरूरी है कि बैक्टीरिया क्या है, बेसिलाई क्या है, कहां से आया, क्या है। तो बेटा जब हम शेप्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा बैक्टीरिया ये 6 तरीके का पाया जाता है। अब हम इसको रब करें, एक एक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे शेप्स एंड क्लासिफिकेशन में क्या हुआ बेटा, पहला तो हो गया कोक्काई, दूसरा हो गया बेसिलाई, तीसरा हो गया स्पाइरेला, चौथा हो गया विब्रियो, पांचवा हो गया स्पाइरोकीट्स, छठा हो गया माइकोप्लाज्म। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कोक्काई के ऊपर। कोक्काई, कोक्काई जो है बेटा, ये कोक्काई हमारी स्पेरिकल इन शेप होती है। स्पेरिकल, स्पेरिकल का मीन्स होता है नॉट राउंडेड, स्पेरिकल मीन्स इस तरीके की जो शेप होती है उसको कोक्काई बोलते हैं बेटा। कोक्काई के अंदर कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो देख लो, ए डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई मीन्स 2 पेयर्स, 2 होते हैं ये, 2 पेयर्स। ये डिप्लोकोकाई का मतलब होता है बेटा 2 पेयर्स। यदि 2 ऐसे कोकाई आपस में आके जुड़ते तो वो डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया बनता है। स्ट्रेप्टोकोकाई एक चेन लाइक होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, STREPTOCOCCI। स्ट्रेप्टोकोकाई मींस चेन लाइक, स्पेरिकल लाइक, इस ऐसे होते बेटा। और इसके अंदर क्या होगा, डिप्लोकोकाई के अंदर ये डिप्लोकोकाई, ठीक है बेटे, समझ में, 2 पेयर्स हो गए वो। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन लाइक होते हैं। कई बार मैं आपको पूछूं कि स्ट्रेप्टोकोकाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो आपको बताना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकाई इज लाइक चेन, चेन जो आप गले में पहनते। दूसरा था स्टेफाइलोकोकाई, STAPHYLOCOCCI, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई प्रेजेंस फाउंड इन ग्रुप्स, ये स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। ये समझ में बेटा स्टेफाइलोकोकाई। दूसरा आ गया बेटा टेट्राड्स। टेट्राड्स, ये वर्ड खुद बोल रहा है, टेट्राड्स। टेट्राड्स मींस पेयर ऑफ 4। किसका बेटा, पेयर ऑफ 4। जैसे ये 2 का पेयर पाया जाता है ऐसे ही ये 4 का पेयर पाया जाता है। उन बेसिलाई को बोला, उन कोकाई को बोला जाता है टेट्राड्स। टेट्राड्स के बाद में ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स का मतलब होता है बेटा जिनके अंदर 8 पाए जाते हैं। जैसे पेयर ऑफ 2 है वो पेयर ऑफ 4 बनेगा, ऐसे ही पेयर ऑफ 8 बन जाते, पेयर ऑफ 8 बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टेट्स। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। शेप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कोक्काई जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है। डिप्लोकोकाई हमारे 2 पेयर्स के अंदर होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे चेन के लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। टेट्राड्स मींस पेयर ऑफ 4 और ऑक्टेट्स मींस पेयर ऑफ 8। ये जो हमारे कोक्काई के 5 टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स जो हमारी कोक्काई स्पेरिकल शेप की होती है। ये चीज समझ में आई बेटा आपको। इस कोक्काई के बाद अब हम डिस्कशन करते बेसिलाई के ऊपर। इस कोक्काई के बाद दूसरी कौन सी चीज आ गई हमारी भाई, बेसिलाई। अब बेटा जब बेसिलाई, एक बार मैं लिख लेता हूं, बेसिलाई की जब हम बात करते हैं कि बेसिलाई BACILLI, बेसिलाई हमारा दूसरा। बेसिलाई कैसी होती है बेटा, रॉड शेप। रॉड की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, ऐसी, ठीक है बेटा। स्पेरिकल तो यूं राउंड लिया हुआ होता है, रॉड शेप मींस आप और लंबा इसको कर लो, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहते हैं हम बेटा बेसिलाई। सम आर ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव, दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, जैसे इसके अंदर सबसे पहले आएगा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का एग्जांपल कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम एंड एंथ्रेक्स। बेटा जो क्लोस्ट्रिडियम एंड एंथ्रेक्स जो होते हैं ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम कौन से, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो टेटनस पैदा करता है। एंथ्रेक्स बेसिलाई ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं, ठीक है बेटा। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, अब दूसरा कौन सा टाइप हो गया बेटा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन से होते हैं, सैल्मोनेला एंड शाइजेला। समझ में आया बेटा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई सैल्मोनेला एंड शाइजेला होते हैं। ये समझ में बेटी, कई बार नोट सेट के या किसी कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं
कि विच इज ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, व्हाट इज विच इज कोकाई, तो ये हमें पता हो बेटे। जैसे अरे एंथ्रेक्स बेसिलाई से एंथ्रेक्स डिजीज होता है, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, शाइजेला से फूड पॉइजनिंग होती है। टाइफाइड यदि किसी को होता है तो वो किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी, मतलब बात तो सैल्मोनेला है, इसका जो टाइफी रूप है वो टाइफाइड पैदा करता है। शाइजेला फूड पॉइजनिंग करता है हमारा। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स डिजीज पैदा करता है। क्लोस्ट्रिडियम, अरे क्लोस्ट्रिडियम तो एक जात का नाम लिख दिया, मीन्स आपका कोई रिलीजन है, आपका उसका लीजन, उसके सब डिवाइडेशन जितनी भी जातियां हैं वो अलग है। तो क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टेटनस पैदा करती है। क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई गैंग्रीन पैदा करती है। यह है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और दूसरा होता है बेटा, इसमें जो थर्ड आता है वो आता है एसिड फास्ट बेसिलाई। थर्ड कौन सा होता है हमारा? एसिड फास्ट बेसिलाई। थर्ड जो हम बोलते हैं इसको, ये तो हो गया बी। सी के अंदर आता है एसिड फास्ट बेसिलाई। अब भाई एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा होता है? तो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको क्या बोलते हैं हम? एसिड फास्ट बेसिलाई। अब बच्चों ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ना, ये कॉमन माइक्रोबायोलॉजी है। ये माइक्रोबायोलॉजी जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी की पहले दिन क्लास लेता है उसको पता होना चाहिए कि कोकाई क्या है। कोकाई की शेप राउंड स्फेरिकल शेप होती है, हमारी बेसिलाई की शेप रोड शेप होती है, ये याद कर लिया आपने। स्पाइरिला स्पाइरल इन फॉर्म, जो स्पाइरिला होती है बेटा उसकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल जैसी। स्पाइरल मींस फीते जैसी, फीते जैसी मींस ये इस तरीके से, ये हमारी स्पाइरल शेप होती है बेटा। नेक्स्ट आ गया बिब्रियो, ये क्या कहते हैं दूसरा हमारा जो आया है बिब्रियो। बिब्रियो क्या है बेटा? बिब्रियो के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो कोमा की जैसे स्ट्रक्चर होती है, जैसे बिब्रियो कोलेरा। बिब्रियो कोलेरा मींस जो ये जो बिब्रियो कोलेरा है ये हैजा पैदा करता है। जब भी आप इन दोनों का नाम लिखो तो हमेशा ऐसे अंडरलाइन लिखनी है, क्योंकि बिब्रियो अलग है कोलेरा अलग है। इन दोनों का नाम इस तरीके से लिखना है, बिब्रियो अंडरलाइन करना है, कोलेरा के नीचे अंडरलाइन कर रहा है। ये क्या पैदा करता है? कोलेरा पैदा करता है। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप कोमा शेप होती है। स्पाइरोकीट्स, नेक्स्ट आ गया हमारा स्पाइरोकीट्स, CHAETES, स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स आर थ्रेड लाइक स्पाइरल शेप। ये कैसे होते हैं भैया ज्योति? ये थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्पाइरल शेप के होते हैं। समझ में बेटा? थ्रेड लाइक स्पाइरल शेप के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल ट्रेपोनिमा। एग्जाम्पल कौन सा बेटा? ट्रेपोनिमा पल्लिदम, ट्रेपोनिमा पल्लिदम, ट्रोपोनिमा पल्लिदम एंड लेप्टोस्पाइरा। ये एग्जांपल है बेटा लेप्टोस्पाइरा। अब ट्रेपोनिमा पल्लिदम क्या पैदा करता है? ये सिफिलिस डिजीज पैदा करता है। ठीक है बेटा। ये स्पाइरोकीट्स कैसे होते हैं? स्पाइरल साइज के होते हैं, स्पाइरल तरीके के होते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपके माइंड में बैठा कि भैया जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आते हैं, और जब हम इन बैक्टीरियाओं के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला कोकाई, दूसरा बेसिलाई, तीसरा स्पाइरला, चौथा बिब्रियो, पांचवा स्पाइरोकीट्स और छठा माइकोप्लाज्मा आते हैं। ये सारे जो टाइप्स है हमारे, ये टाइप्स क्या हो गए बेटा? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ये समझ में आया बेटे आपको? अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। जब ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया की बात आती है, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया की जब बात आती है तो इसके अंदर जो फेज होते हैं बेटा, तो पहले फेज को क्या कहते हैं? लैग फेज। दूसरा होता है लॉन्ग फेज। पहला फेज तो क्या हो गया? लैग फेज। दूसरा हो गया बेटा लॉग फेज, और तीसरा क्या हो गया बेटा इसके अंदर? स्टेशनरी फेज। तीसरा कौन सा हो गया? STATIONARY, स्टेशनरी फेज। और जो इसके अंदर चौथा हो गया कौन सा बेटे? डिक्लाइन फेज। तो ये देखो ये चारों फेज क्या है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया का? ये चार फेज हैं जो कि इन फेजेस के अंदर हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। अब बैक्टीरिया के लिए सबसे पहले ग्रोथ के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट या सूटेबल कल्चर का होना जरूरी है।
या सूटेबल इन्वायरमेंट का, सूटेबल मीडिया का होना जरूरी है जहां पर वो ग्रोथ कर सके आराम से। ये चीज समझ में बेटा आई? समझो। इसके बाद अब हम डिस्कशन करते हैं कि लैग फेज क्या होता है। लैग फेज एक फ्रेश मीडियम होता है। दे मल्टीप्लाई स्लोली विच इज कॉल्ड लैग फेज। ड्यूरिंग लैग फेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीजेस। बैक्टीरिया के लिए ये फ्रेश मीडियम होता है। बैक्टीरिया एंट्री करा है, एंट्री करते ही वो फ्रेश मीडियम में आया। अरे हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंट्री करी तो वो एंट्री करते ही जो फेज होता है वो लैग फेज होता है, जहां पर वो बैक्टीरिया एक नए फ्रेश मीडियम में एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो मल्टीप्लाई करता है, तो स्लोली स्लोली करेगा ना, स्लोली स्लोली मल्टीप्लाई करेगा। इस फेज को लैग फेज बोलते हैं, जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जो दूसरा लॉग फेज आता है बेटा, इस लॉग फेज के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ फेज कहलाता है। इसके अंदर तो ग्रोथ क्या करता है बैक्टीरिया बेटा, स्लोली स्लोली करता है। इसके अंदर क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया ग्रोथ मैक्सिमम करता है। समझ में आई बेटा? इस लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया कर एट मैक्सिमम लेवल। लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करता है। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लो डाउन। बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्टेगनेंसी मींस स्लो हो जाएगा। दे बिकम्स ए बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। और स्टेशनरी मींस वो स्टे कर देगा। अरे भाई दुनिया के अंदर सबसे, मैं बताऊं पहले इसको तो बता दें। स्टेशनरी फेज मींस ग्रोथ एंड डिक्लाइन को बैलेंस करेगा मींस वो अब स्टे करेगा। स्टे मींस स्टेबल हो जाएगा। समझ में आई? अब ग्रोथ नहीं करेगा, जितनी ग्रोथ करनी थी वो स्टेबल हो गई। उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन। ड्यूरिंग द फेज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ लिविंग सेल डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई, सेम नंबर ऑफ कल्चर बिकम्स स्टेराइल। डेथ ऑफ बैक्टीरिया, डिक्लाइन के अंदर बैक्टीरिया की डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरियल डेथ। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया की डेथ होगी तो जो वहां पर जो बैक्टीरिया पाया जा रहा है उसकी संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम होगी तो वो जिस जगह पड़ा था वो स्टेराइल हो जाएगी। जब बैक्टीरिया पूरा मर जाएगा तो जीवन में, हमारे जीवन के अंदर भी तो ऐसा ही होता है। लैग फेज, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब हमें बुद्धि आती है और हम कुछ कमाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में सब स्लोली स्लोली ग्रोथ करते हैं। कोई ऐसे नहीं करा कि रात को किसी को सोने का पिटारा मिल जाए सुबह करोड़पति, ऐसा नहीं। वी विल ग्रो स्लोली स्लोली, दैट इज लैग फेज। देन आफ्टर वी विल ग्रो ऑन द मैक्सिमम हाइट। हमने सोचा 40 साल 50 साल में जितना कमाना है उतना कमा लिया, हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, 50 साल के बाद एक स्टेशनरी फेज मींस एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि यार अब ना तो कम करना है ना आगे ज्यादा करना है, अब जो है उसी को मेंटेन करके चलना है, तो वो स्टेशनरी फेज आ गया। और 60 के बाद जब आप मरने को दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया में तुम कुछ भी साथ में लेके नहीं जाओगे, दैट फेज इज नोन एज डिक्लाइन फेज। तो हमारे बैक्टीरिया के अंदर इसको इस तरीके से समझ लोगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कि बेटा लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आता है वायरसेस। अब हम जो दूसरा हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर जो पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भैया वायरसेस के बारे में कि वायरस। पहले तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया को, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में सबसे पहले तो न्यूट्रिशन फैक्टर हमारे बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन, यदि नरिशमेंट मिलेगा तो बैक्टीरिया लाइव रहेगा, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है हमारा। मींस बेटा जब हम लिखेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो होना चाहिए भैया न्यूट्रिशन। यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। और मॉइस्चर का मतलब जहां पर मॉइस्चर होती है वहां पर बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर देता है। 80% वाटर इज फाउंड हमारे ग्रोथ के लिए इन ए बॉडी ऑफ बैक्टीरियम। जब बैक्टीरिया की हम बॉडी देखते हैं तो उसके शरीर में 80% पानी पाया जाता है, और जहां पर मॉइस्चर होता है वहां पर बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर लेता है। बैक्टीरिया के लिए नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, मींस ज्यादा और कम टेम्परेचर दोनों के अंदर ये
रह लेता है। टेम्परेचर मींस स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ज्यादा कम टेम्परेचर पर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर मर जाते हैं। बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है नॉर्मली 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए कितना चाहिए बेटा? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए बैक्टीरिया के लिए यदि अच्छी ग्रोथ करवानी है तो। और मिनिमम में कितना होना चाहिए बेटा? मिनिमम 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यदि इतना टेम्परेचर मिल जाता है बैक्टीरिया को तो वो आराम से ग्रोथ कर लेगा। समझ में आई बेटी? आराम से ग्रो कर लेगा। उसके बाद पीएच। पीएच मींस बैक्टीरिया कैन ग्रो इन बोथ एसिडिक एंड एल्केलाइन। भैया दोनों जगह बैक्टीरिया पाया जा सकता है तो बैक्टीरिया के लिए पीएच एसिडिक हो या एल्केलाइन हो। बट सम ग्रो इन एल्केलाइन मीडिया एंड सम इन एसिडिक मीडिया। कुछ बैक्टीरिया एसिडिक में ग्रोथ कर लेते हैं, कुछ एल्केलाइन में ग्रोथ कर लेते हैं। ये चीज समझ में बेटी? उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। बेटा बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया ग्रो in presence of oxygen. Some bacteria grow in presence of oxygen, that is known as aerobic bacteria, and some bacteria they grow without oxygen, that is known as anaerobic bacteria. CO2 बेटा, some bacteria require additional CO2 for their growth. कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा CO2 की जरूरत पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम बैक्टीरिया के फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा पीएच, पांचवा ऑक्सीजन, छठा CO2। ये 6 फैक्टर, ये 6 फैक्टर्स हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा? ये चीज समझ में आने के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा किसके ऊपर? वायरस के ऊपर। वायरस, वायरस भी भैया क्या होते हैं? हमारे यूनिसेल्यूलर। जैसे आपके किसी एक स्टूडेंट का नाम वायरस रख दो, किसी एक का नाम बैक्टीरिया रख दो, किसी एक का नाम डिप्लोकोकाई रख दो। वायरस यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच कंटेन आरएनए और डीएनए विच इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट। बेटा वायरसेस का मतलब क्या है कि वायरसेस यूनिसेल्यूलर होते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका कंटेंट क्या होता है? आरएनए और डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो नाम याद कर लेना। डीएनए की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा दोनों की फुल फॉर्म होती। और जो वायरसेस क्या है कि इसके बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो आउटर कवरिंग किससे बनी होती है बेटा? प्रोटीन से। मींस यदि ये वायरस है तो इस वायरस की जो आउटर कोट है ये प्रोटीन से फॉर्म्ड आउटर कोट ऑफ वायरस। समझ में आया बेटा? आउटर कोट ऑफ वायरस मींस हमारे वायरस की आउटर कोट किससे बनी होती है? प्रोटीन से। समझ में आया बेटा? हमारे वायरस यूनिसेल्यूलर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये प्रोटीन कोट के द्वारा कवर्ड होते हैं। दे रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल्स। ये रिप्रोड्यूस मींस रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग सेल के अंदर, जिंदा आदमी के अंदर। लिविंग सेल्स मींस जो जीव जंतु जिंदा है उनके अंदर ये वायरस पाए जाते हैं। साइज ऑफ द वायरस अलग अलग डायमीटर, अलग अलग रूट बोलते हैं, पर मैक्सिमम 300 mm इसकी शेप होती है। मैक्सिमम कितनी होती है बेटा? जो वायरस की साइज है मैक्सिमम 300 mm। और जो इसकी मिनिमम होती है बेटा, मिनिमम कितनी होती है बेटा? 20 mm। ये चीज समझ में बेटा? मैक्सिमम कितनी होती है? 300 mm और मिनिमम कितनी होती है? 20 mm। ये हमारे वायरस की स्ट्रक्चर होती है। ये समझ में आई बेटे आपको? इसके बाद हम डिस्कस करते बेटा शेप ऑफ वायरसेस। शेप ऑफ वायरसेस। तो वायरस की शेप के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं कि वायरस की शेप कौन कौन सी होती है बेटा, तो सबसे पहले रेबीज वायरस बुलेट शेप का होता है। रेबीज जो वायरस बुलेट शेप, जो गोली होती है बुलेट शेप की, बंदूक की गोली की शेप का होता है रेबीज वायरस। पॉक्स वायरस ब्रिक्स
जो ईट आती है उसकी शेप का होता है। पोलियो वायरस राउंड शेप का होता है। पोलियो वायरस राउंड शेप का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस स्फेरिकल शेप का होता है। तो बेटा ये तो आपको याद हुई कि हमारे वायरस क्या होते हैं। हमारे वायरस यूनिसेल्यूलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। ये डीएनए आरएनए प्रोटीन के कोट के द्वारा कवर होते हैं। इनकी मैक्सिमम जो साइज है 300 mm होती है, मिनिमम 20 mm होती है। जब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो रेबीज वायरस बुलेट शेप का होता है। पॉक्स वायरस हमारा ब्रिक शेप का होता है। पोलियो वायरस राउंड शेप का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस स्फेरिकल शेप का होता है। ये चीज समझ में आई बेटा। अब स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस की जब हम बात करते हैं तो इन द कोर ऑफ द वायरस के बीचों बीच में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वायरस जिसके बीचों बीच में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक प्रोटीन का कवर होता है। मींस जो वायरस, जैसे ये वायरस की स्ट्रक्चर हो गई, इसके बीच में ये क्या पाया गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोला गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए। इसके जो न्यूक्लिक एसिड की जो आउटर कवरिंग है, जो प्रोटीन कोट है बेटा, इसको क्या बोलते, कैप्सिड। क्या बोलते बेटा इसको, कैप्सिड। कैप्सिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। ये कैप्सिड, ये जो कैप्सिड है, ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सोमियर। ये समझ में आया वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर कि वायरस के पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है। इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इस वायरस की जो आउटर जो कैप्सिड, ये जो इस न्यूक्लिक एसिड की जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको कैप्सिड बोला जाता है। ये कैप्सिड अपनी अपनी छोटी यूनिटों से मिलकर बनी होती है, जिसको कैप्सोमियर बोला जाता है। ये समझ में आया बेटी। इसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि हमारे जब वायरस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर दो तरीके के वायरस होते हैं, एक तो डीएनए वायरस और एक आरएनए वायरस। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है भैया डीएनए वायरस और दूसरा कौन सा होता है इधर, आरएनए वायरस। मैं आपको एक एक दो दो नाम बता देता हूं, बाकी डिटेल आपको खुद पढ़ सकते हो या रेफर कर सकते हो। सबसे पहले डीएनए वायरस के अंदर पॉक्स वायरस। डीएनए वायरस मींस जिसके अंदर डीएनए पाया, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस। ठीक है बेटा, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस और पेपोवा वायरस। ये क्या पाए जाते हैं बेटा, ये डीएनए वायरस होते हैं। और आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं बेटा, पिकोरना वायरस। आरएनए वायरस कौन से हो गए बेटा, पिकोरना वायरस। पिकोरना के बाद में बेटा और दो तीन नाम बता दूं मैं आपको, रेट्रोवायरस, टोगा वायरस, टोगा वायरस। एक नाम और बता देता हूं, बाकी और तो लिखने को तो बहुत है। रेट्रोवायरस, टोगा वायरस, रेब्डो वायरस, एक और लिख दो रेब्डो, RHABDO, रेब्डो वायरस। ठीक है बेटा, ये वायरस कौन से, आरएनए वायरस। इन वायरस का कंटेंट आरएनए होता है, इन वायरस का कंटेंट डीएनए होता है। फ्लेवी वायरस, पैरामिक्सो वायरस, ये पैरामिक्सो वायरस भी आरएनए वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है बेटा, और भी बाकी के हैं, लेकिन इतना बहुत है कि हमारे डीएनए वायरस के जब आप एग्जांपल की बात करेंगे तो पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस एंड पेपोवा वायरस, दीज ऑल आर द डीएनए वायरस। ठीक है बेटी। और जब हम आरएनए वायरस की बात करेंगे बेटा, तो पिकोरना वायरस, रेट्रोवायरस, टोगा वायरस, रेब्डो वायरस और पैरामिक्सो, ये आरएनए वायरस होंगे। बेटा मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं चल रही, तो क्योंकि यूट्यूब पे तो सब लोग धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, स्लोली। मैं स्पीड से जा रहा हूं, कहीं बच्चे देख पाते नहीं देख पाते, यूट्यूब पे समझ में आती नहीं आती, आ जाती है समझ। तो बेटी ये वायरस का पढ़ा आपने, ये नाम याद करने बेटी आपको, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है कि आपको मैं बता दूंगा, ये याद करने, मेमोराइज करने की ये तरीका है बेटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा प्रोटोजोआ, ये हमने पढ़ा वायरस के बारे में, हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ, हमारी एनिमल लाइफ का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटी जो होते हैं वो होते हैं प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ
नॉन फोटोसिंथेटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने देखा होगा कि अब तक हमने जितने पढ़े ये सारे यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेल, एक सेल से, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक मींस ये अपना सूरज की प्रेजेंस में ये अपना कुछ भी नहीं करते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस तो पता है, कोई चीज जो सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेती है, जैसे पेड़ बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये नॉन फोटोसिंथेसिस मींस हमारे प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। Those which live inside the host and cause infection, ये क्या करते हैं, ये किसी भी होस्ट मींस किसी भी बॉडी, किसी भी शरीर जो कि जिंदा शरीर के अंदर घुसते हैं और डिजीज पैदा करते हैं, इनको एंडोपैरासाइट्स भी बोला जाता है। वर्ड बेटा एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब है कि ये क्या करते हैं कि किसी के शरीर में घुसते हैं, लाइव शरीर के अंदर घुसते हैं और वहां डिजीज पैदा करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इसके कारण इसको एंडोपैरासाइट्स भी बोला जाता है। The parasites which cause infestations are called ectoparasites। अब सुनो बेटा, ये बॉडी के लाइव इनसाइड those which live inside the host and cause infection। एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं बेटा, जो कि लाइव होते हैं, लाइव इन बॉडी ऑफ होस्ट। समझ में आया बेटी, लाइव इन बॉडी ऑफ होस्ट, ये जिंदा मेरे शरीर के अंदर एंट्री करके जिंदा रहते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। समझ में आया, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट्स को क्या होते हैं बेटा, एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं विच कॉज इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन मींस जो घुस, इन्फेस्टेशन मींस एक्टोपैरासाइट। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, PRA, इन्फेस्टेशन का मींस जैसे बाहर से डंक लगा दिया, बाहर से घुसने की कोशिश की उसने, कोई बुंड पे लग गया, इसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन। इनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। जो बाहर से रोग पैदा करता है उसको एक्टोपैरासाइट्स, जो आपके शरीर में रह के रोग पैदा करता है उसको एंडोपैरासाइट्स। समझ में आ गया बेटी। उसके बाद द स्टडी ऑफ दोज पैरासाइट्स विच स्प्रेड डिजीज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइट्स की जहां स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं भैया, पैरासाइटोलॉजी। समझ में आई मेरे बच्चों, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब है ये प्रोटोजोआ मैंने लिया, मेरे शरीर में घुस गया और वो जिंदा है और मेरे शरीर के अंदर जिंदा रह के रोग पैदा कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स मींस बाहर से घुस के, डंक मार के, टच होके जो रोग पैदा करे या कुछ कंडीशन, उसको बोलते हैं एक्टो। एक्टो मींस आउटर, एंडो मींस इनसाइड। ये समझ में आया बेटी प्रोटोजोआ का, आपको समझ में आ गया भैया। उसके बाद अब हम जो चाहते हैं नेक्स्ट इस प्रोटोजोआ का फंजाई। फंगस इज ए बिगेस्ट ग्रुप ऑफ यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंगस, फंजाई, फंगस ये कैसे होते हैं, यूकोरियोटिक, EUKARYOTIC, EUKARYOTIC, यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से होते हैं भैया यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंगस। जब हम फंगस की बात करते हैं तो फंजाई आल्सो इंक्लूड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, अरे मेरी ज्योति समझ में आ रही है बेटा, तू सोच रही होगी क्या चल रहा है, यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। मेरी बेटी, जिन लोगों को आज फर्स्ट डे या कुछ शुरुआत में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रही होगी बेटा, लेकिन जब आप इन चीजों को पढ़ोगे ना बेटी, ये शब्द बार बार आएंगे आपके। आपको फंजाई में कैसे याद करना है, फंजाई एक यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल में यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। जो मशरूम तुम खाती हो ना, वो भी एक फंजाई होती है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। और फंजाई का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, माइकोलॉजी। द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब बेटी मेरी बात सुनना कि हमने जब पढ़ा था कि हमारे वायरस की तो आउटर लेयर प्रोटीन की बनी हुई थी, अब हमारे फंजाई की आउटर लेयर किससे बनी होगी, फंजाई की आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। समझ में आया मेरे भैया, सेल्यूलोज से बन गई आउटर लेयर ऑफ फंगस। समझ भाई, यूजेज ऑफ फंजाई का कहां होता है, सम फंजाई आर एडिबल। कुछ अब क्या क्या काम, कुछ फंजाई खाने के काम आती है जैसे मशरूम, एडिबल खाने लायक है। फंजाई आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन, कुछ फंजाई फर्मेंटेशन के अंदर काम में आती है, जैसे वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, सोया सॉस ये बनती है, इसके काम में क्या आती है,
फंजाई। उसके बाद फंजाई एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो दवाइयां एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम में आती है। फंजाई डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर भी काम में आती है, जहां साफ सोप सरफ सोडा बनते हो वहां पर ये फंजाई काम में आती है। ये फंजाई का यूज हुआ बेटी, समझ में आया। अब हम डिस्कस करते बेटा कि कौन कौन से डिजीज कहां कहां पैदा होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आती है बेटी, सुन लेना बेटा, जल्दी जल्दी लिख लेना, क्योंकि इसका मैं एक शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। डिजीज के अंदर जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस क्या क्या पैदा कर सकता है? एब्सिस। स्टेफाइलोकोकस क्या क्या पैदा कर सकता है बेटा? एब्सिस, टॉन्सिलाइटिस। एब्सिस मींस पस फॉर्मेशन, किसी वुंड पे लग गया है और स्टेफाइलोकोकस मिल गया तो ये स्टेफाइलोकोकस वहां पर मवाद पाड़ देगा, पस फॉर्म कर देगा। टॉन्सिलाइटिस कर सकता है, फेरेंजाइटिस कर सकता है, निमोनिया कर सकता है। तो आपको पता पड़ गया भैया कि स्टेफाइलोकोकस क्या क्या रोग पैदा कर सकता है। ये स्टेफाइलोकोकस क्या क्या रोग पैदा कर सकता है? निमोनिया पैदा कर सकता है हमारा स्टेफाइलोकोकस। में एक आध दो डिजीज लिख दे, PNEAUMON, निमोनिया पैदा कर सकता है, एब्सिस पैदा कर सकता है, एब्सिस मींस मवाद पाड़ सकता है। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस कर सकता है, गले को इन्फेक्शन कर सकता है, टॉन्सिलाइटिस के साथ में फेरेंजाइटिस कर सकता है ना बेटी। ये इतने से लिखा दिया, बाकी के आप और ज्यादा डिटेल लिखाने की जरूरत नहीं। फेरेंजाइटिस, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, इम्पेटिगो, रेडनेस, रेड पेचेज भी कर देता है, ये स्टेफाइलोकोकस का आता है। फिर आता है दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव। ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? जो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस होता है बेटा, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एब्सिस और एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या कर सकता है बेटा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकता है। और क्या करेगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अलावा स्किन इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। स्किन इन्फेक्शन के साथ में क्या करेगा? ये एब्सिस के साथ में क्या करेगा? रूमेटिक फीवर, ठीक है बेटी, रूमेटिक फीवर। ये कौन पैदा करता है? स्ट्रेप्टोकोकाई। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या करेगा? टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा। बेटी ये तो मैंने मेन हेडिंग लिख दी है कि रेस्पिरेटरी के अंदर क्या कर देगा? टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा। ये कौन करता है बेटा? हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव। स्किन के अंदर क्या करेगा? बर्न कर सकता है, वुंड्स बना सकता है, इम्पेटिगो, रेडनेस, रेड पेचेस पड़ सकते हैं। एब्सिस में क्या करेगा? सेप्टिसीमिया कर सकता है, ब्लड इन्फेक्शन कर सकता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर कर सकता है। अब जो नेक्स्ट जो एक हमारा जो बैक्टीरिया आता है न्यूमोकोकस, ये न्यूमोकोकस तो भैया PNAEUMOCOCCOS, न्यूमोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है? तो न्यूमोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फेमस ही निमोनिया के लिए भैया, कि न्यूमोनिया पैदा करता है। अब आपसे कोई पूछे निमोनिया कौन पैदा करता है, तो न्यूमोकोकस हमारे निमोनिया पैदा करता है। तो कौन कौन से निमोनिया होते हैं बेटा? आपको पता, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, लोअर निमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया। ठीक है बेटा। एक तो निमोनिया, लोअर निमोनिया मींस पर्टिकुलर लंग्स के लोब को निमोनिया हुआ। ब्रोंको, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकोनिमोनिया पूरी ब्रोंकस तक अफेक्ट कर दिया। दूसरा पेरिकार्डाइटिस, आपके हार्ट की जो लेयर है उनको अफेक्ट किया है। या पेरिटोनाइटिस, आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर इन्फेक्शन कर दिया। ये न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन होता है। एक दूसरा होता है नाइजीरिया, एक तो होता है NEISSERIA, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, है ना बेटा, या नाइजीरिया गोनोरोइया भी बोला जाता है ना बेटा। तो ये कौन को? नाइजीरिया गोनोरोइया, ये बेटा नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या क्या रोग पैदा करते हैं? सुनो भैया, ये रोग, अब सबसे पहले मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस ये पैदा कर सकता है, और ये गोनोरोइया रोग पैदा कर सकता है। सेप्टिसीमिया, मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया पैदा कर सकता है। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, यूरिथ्रा को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। प्रोस्टेट को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, यूरिथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस। सेल्पिंजाइटिस, सेल्पिंजाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को भी इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल्पिंजाइटिस। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्थराइटिस, ARTHRITIS। आर्थराइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम,
ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम मींस बच्चे के आईज के ऊपर इन्फेक्शन। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, नियोनेट मींस नए बच्चे को ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ये चीज समझ में बेटा, ये रोग पैदा हुए। अब एक दूसरा आता है हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करता है? एक तो पहला क्या करेगा बेटा, डिप्थीरिया का रोग पैदा कर देगा। कॉर्नी बैक्टीरियम की मैं स्पेलिंग बता दूं आपको, CORBANE, CORBANEBACTERIUM, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया क्या करेगा? CORBANE, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया सूडोमेम्ब्रेन सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस सेप्टिक डिप्थीरिया रोग पैदा करता है। और माइकोबैक्टीरियम AFB तो ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है। माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट बेसिलाई है, वो ट्यूबरकुलोसिस रोग पैदा करता है। क्लोस्ट्रिडियम ग्राम पॉजिटिव टेटनी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी तो टिटनेस पैदा करेगी, और टिटनेस बच्चे को हो गई तो उसको टिटनेस नियोनेटोरम बोला जाता है। और यदि एबॉर्शन के बाद में यदि टिटनेस होती है तो उसको पोस्ट एबॉर्टल टिटनेस बोला जाता है। बच्चे के हेड के अंदर कोई इंजुरी लगाई आपने, उसकी डिलीवरी के दौरान कुछ लोहा टच हो गया जिस कारण उसको सिफेलिक टिटनेस हो जाती है। ये सारी टिटनेस कौन पैदा करता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी ग्राम पॉजिटिव है, और क्लोस्ट्रिडियम वेलचाई ग्राम पॉजिटिव है। क्लोस्ट्रिडियम वेलचाई तो गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग और अपेंडिसाइटिस पैदा करता है। समझ में आया बेटा? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टिटनेस, क्लोस्ट्रिडियम वेलचाई गैस गैंग्रीन, ऐसे नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि भैया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टिटनेस पैदा करता है, क्लोस्ट्रिडियम वेलचाई गैस गैंग्रीन पैदा करती है। इश्चीरचिया कोलाई, ई कोलाई क्या करेगा? UTI कर देगा, GI ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कर देगा, पायोजिनक इन्फेक्शन हो जाएंगे, सेप्टिसीमिया मींस ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। शाइजेला क्या करेगा बेटा? बेसिलरी डिसेंट्री, शाइजेला फूड पॉइजनिंग करता है जो कि नॉर्मली हमें डिसेंट्री पैदा कर देगा। विब्रियो कोलेरा, कोलेरा हैजा रोग पैदा करता है, डिहाइड्रेशन कर देगा और एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस कर देगा। तो ये जो हमने डिजीज पढ़े बेटा, ये पढ़े हमने बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इतने सारे रोग पैदा करते हैं, समझ में आए बेटी? ये बैक्टीरिया इतने सारे रोग पैदा करते हैं। अब इस बैक्टीरिया के बाद में हम डिस्कशन करते हैं वायरस के बारे में कि वायरस कौन कौन से रोग पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस सुनो बेटा, लिख लो वायरस में हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सा रोग पैदा करेगा भैया? हेपेटाइटिस ए। ये हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ए वायरस किस रूट के थ्रू जाता है? फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट, ठीक है बेटा? फीको ओरल रूट मींस फीसेज के थ्रू। यदि किसी की फीसेज, यदि कोई बंदा जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वो फीसेज करके आया है और उसकी फीसेज के आपका हाथ लग गया और आप उसे मुंह तक लगा ले जाते हो तो आपको हेपेटाइटिस ए की चांसेज हो जाते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा? ये ऐसे भी हो सकता है जैसे गांवों के अंदर जमीन पे स्टूल करने जाते थे, बाद में वो जमीन पे बैक्टीरिया पड़ा रहता था, तुम गए बाई चांस तुम्हारे बॉडी के टच में कहीं भी लग गया, वो लगने के बाद तुम उसे हटाने की कोशिश करते थे और वो टच होकर आपके बॉडी के अंदर इनेल हो जाता है, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। जिसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर हो जाएगा, नोजिया होगी, मलेज, वीकनेस आएगी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है बेटा? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कौन सा रोग पैदा करेगा भैया? हेपेटाइटिस बी। ये किस रूट से होती है? पेरेंटल रूट से, मींस आईवी फ्लूइड से, इंजेक्शन लगाने से, दवाई देने से पेरेंटल ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? हेपेटाइटिस बी के अंदर एक पेशेंट को मलेज, वीकनेस आती है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, जॉइंडिस होती है, वॉमिटिंग आती है और पीले कलर का स्टूल आता है। ठीक है बेटा? हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटाइटिस सी ये किससे रोग पैदा करेगा? उस रोग का नाम होगा हेपेटाइटिस सी। किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल एक्टिविटी से। सेक्सुअल ट्रांसमिशन मींस फ्रॉम मदर टू इन्फेंट भी हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है बेटा? एक मदर टू इन्फेंट भी हो सकता है, मदर टू इन्फेंट भी हो सकता है, और एक हो सकता है बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस बेटा मेरी बात सुनो, सलाइवा से चांसेस नहीं बनते बेटा,
है ना। लेकिन हेपेटाइटिस नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कई लोग करते हैं सलाइवा के एक्सचेंज से नहीं होता। जैसे कई बार लिप किस करने से या स्मूच करने से वो चीजें नहीं होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन हमने हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी करे थे कि एक माँ जैसे उसकी माँ को यदि HIV है और बच्चा यदि आ गया और बच्चा यदि हेल्दी, अब उसको HIV नहीं है, तो मदर क्या कर सकती है, मदर उसको किस कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तुम डायरेक्ट वहां मत पहुंचो, ठीक है बेटे। सेक्सुअल ट्रांसमिशन मदर टू इन्फेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन मदर टू इन्फेंट होता है, थ्रू ब्लड हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, वीकनेस और वॉमिटिंग, ये हो जाते हैं बेटे इसके हेपेटाइटिस सी के अंदर, ठीक है बेटी। हेपेटाइटिस डी के अंदर पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस डी रोग पैदा करेगी, यही रोग पैदा होता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है बेटा वो पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है। पेरेंटल ट्रांसमिशन के अंदर फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस ई जो वायरस होता है, ये हेपेटाइटिस ई रोग पैदा करता है। इसका जो रूट होता है वो फीको ओरल रूट होता है, और फीको ओरल रूट के थ्रू ये फीवर, मलेज, जॉन्डिस और एनोरेक्सिया पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने ये जो सारी चीजें पढ़ी, ये एक ब्रीफ समरी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया कौन सा होता है, शेप ऑफ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, वायरस क्या है, और ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हमारे ग्रोथ को, बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, वायरस क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होता है, फंजाई क्या होता है, और कौन से डिजीज पैदा होते हैं, और डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रोग पैदा कर सकते हैं, ये हमने इसके अंदर डिस्कशन किया। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और इनको याद करिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जिस स्टूडेंट की अच्छी हो जाती है वो स्टूडेंट आगे भी सक्सेस होता है। और ये एक ब्रीफ, ये इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको याद करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं, और दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच।